हेलो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मीन्स यदि पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन होने के बाद से पॉलन जाकर के स्टिग्मा पे लैंड करता है। तो पॉलिनेशन does not guarantee the transfer of right type of pollen on stigma। कोई गारंटी नहीं है कि वो जो पॉलन स्टिग्मा पे लैंड किया है वो उसी स्पीसीज का है, दूसरे स्पीसीज का भी हो सकता है। एंड दिस कंडीशन द पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। राइट अप पॉलन, यदि पॉलन राइट टाइप का है तो उसको बोलते हैं हम कंपैटिबल पॉलन। यदि रॉन्ग पॉलन है, दूसरी स्पीसीज का है, उसको बोलते इनकम्पैटिबल पॉलन। तो पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप, कंपैटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप, इनकम्पैटिबल। मीन्स पिस्टिल स्टिग्मा की एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज करती है कि राइट टाइप का पॉलन है या तो रॉन्ग पॉलन है, कंपैटिबल पॉलन है या तो इनकम्पैटिबल पॉलन है। एंड द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन is the result of a continuous chemical reaction between pollen grain and pistil or stigma। मीन्स ये जो आपका रिकॉग्निशन होता है, ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है, ये आइडेंटिफिकेशन में एक केमिकल रिएक्शन होता है। किसके बीच केमिकल रिएक्शन होता है? स्टिग्मा के सरफेस और पॉलन के बीच केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से स्टिग्मा या तो उसको एक्सेप्ट करेगी या तो उसको रिजेक्ट करेगी। तो इसके लिए पॉलन के सरफेस पे कंपैटिबल प्रोटीन होते हैं, स्टिग्मा भी प्रोटीन सिक्रीट करती है, इसको रिकॉग्नाइज करती है, दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज मेडिएटेड बाय, तो आप बताएंगे केमिकल मेडिएशन। दिस इज द केमिकल प्रोसेस, केमिकल डायलॉग। तो पॉलन और पिस्टिल के बीच केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से पिस्टिल रिकॉग्नाइज करती है और कहती है कि पॉलन जर्मिनेट करो, या तो पॉलन के जर्मिनेशन को रोकती है, इनहिबिट करती है। इसके देखने के लिए हम लोग फिगर के फॉर्म में इसको देखते हैं। तो फिगर के फॉर्म में इधर देखा जाए तो इधर दिखाई दे रहा है आपके पास स्टाइल। कट पार्ट हम लोगों ने लिया पिस्टिल का, ये स्टाइल है और स्टिग्मा है। स्टाइल हो गई और ये हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा का थोड़ा कट सेक्शन देखते हैं। देखिए कट सेक्शन, इतना कट सेक्शन देखते हैं। तो कट सेक्शन इधर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो कट सेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर स्टिग्मा के सरफेस पे दिखाई देगा। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिग्मैटिक पैपिला। स्टिग्मा पे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं स्टिग्मैटिक पैपिला नाम देते हैं। तो स्टिग्मैटिक पैपिला में लेयर्स देखते हैं। आउटर की तरफ सबसे बाहर ये देखिए दिखाई दे रहा है पेलिकल। ये सबसे जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, याद रखेंगे डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये पेलिकल स्ट्रक्चर है। इसके नीचे ये दिखाई दे रहा है, इसको ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। याद रखेंगे ये है क्यूटिकल। और इसके नीचे इधर देखिए ये आपका ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्यूटिकल, इसके बीच में देखिए कुछ स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, लेयर दिखाई दे रही है, एक लेयर दिखाई दे रही है। ये किसकी लेयर है? पेक्टोसेलुलोज की लेयर है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज की लेयर है। याद रखेंगे। तो ये हम किसका स्ट्रक्चर देख लिया? स्टिग्मैटिक पैपिला का स्ट्रक्चर देखा। अब इसी पे आके पॉलन लैंड करेगा। तो देखते हैं इस पे यदि पॉलन लैंड करता है तो फिर क्या होता है। देखिए
इस स्टिग्मेटिक पैपिला पे पॉलन आकर लैंड किया। ये पॉलन ग्रेन है और पॉलन के चारों तरफ ये अब ब्लैक कलर से दिखाया गया है पॉलन वाल प्रोटीन, कंपैटिबल प्रोटीन। तो ये कंपैटिबिलिटी के लिए प्रोटीन है या पॉलन प्रोटीन है, पॉलन वाल प्रोटीन है, इसकी वजह से रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये पॉलन यदि कंपैटिबल है तो फिर क्या होगा, यदि इनकम्पैटिबल है तो क्या होगा। तो दोनों कंडीशन हम लोग देखते हैं इसके लिए। नो कंपैटिबल, यदि पॉलन कंपैटिबल है तो, यदि पॉलन कंपैटिबल है तो फिर क्या होगा, इरोजन ऑफ क्यूटिकल। अभी हमने बताया इरोजन ऑफ क्यूटिकल ऑफ स्टिग्मेटिक पैपिला। स्टिग्मेटिक पैपिला में जो ये आपकी क्यूटिकल की लेयर है ये टूटेगी एंड देन पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू द पेक्टोसेलुलोज लेयर। मीन्स इरोजन ऑफ क्यूटिकल of stigmatic papilla and pollen tube enters through the pectocellulose layer। अब pollen tube आपका इंटर करेगी, किस लेयर से इंटर करेगी, पेक्टोसेलुलोज की लेयर से इंटर करेगी यदि कंपैटिबल है तो। यदि कंपैटिबल नहीं है तो क्या कंडीशन आएगी, यदि इनकम्पैटिबल पॉलन है तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को सीज कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। कैसे रोक दिया जाएगा तो इसको हम लोग देखते हैं। अ कैलोज प्लग डेवलप बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पेक्टोसेलुलोज लेयर। तो ये पेक्टोसेलुलोज लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कैलोज प्लग बन जाएगा एंड दिस कैलोज प्लग इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब और सीज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो याद रखेंगे यदि कंपैटिबल है तो पॉलन ट्यूब इंटर करेगी, क्यूटिकल को पेनेट्रेट करेगी। यदि इनकम्पैटिबल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेक्टोसेलुलोज के बीच में कैलोस का प्लग बनेगा। एक कैलोस का प्लग इसकी ग्रोथ के, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देगा। नाउ पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन। यदि कंपैटिबल पॉलिनेशन हुआ तो उसके बाद से क्या होगा, तो आप देख लीजिए ये स्टिग्मा है, इस पे पॉलन आकर गिरा। ये पॉलन क्या है, कंपैटिबल पॉलन है। तो ये कंपैटिबल पॉलन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में देखते हैं तो 2 सेल्ड बाइसेल्ड स्टेज। तो एक ये सेल वाली क्या है, जनरेटिव सेल, और ये सेल क्या है, वेजिटेटिव सेल है। तो 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन होता है। तो बाइसेल्ड पॉलन ग्रेन है, ये याद रखेंगे, बाइसेल्ड पॉलन ग्रेन है। एक इसमें वेजिटेटिव सेल है और एक इसमें क्या है, जेनेटिव सेल है। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में 60% प्लांट्स में, मोर देन 60% प्लांट में यही होता है। तो इसको याद रखेंगे। तो अब क्या होगा, आया पॉलन, इस पे लैंड किया, स्टिग्मा पे लैंड करता है एंड देन एब्सॉर्ब सुगर, बोरान, वाटर फ्रॉम द स्टिग्मा। अब कंडीशन क्या होती है कि ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो इसका हाइड्रेशन होता है, वाटर इम्बाइब करता है, सुगर याद रखेंगे, सुगर इम्बाइब करेगा। तो यहाँ सुगर का एब्जॉर्प्शन होगा, सुगर स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, शुगर एब्जॉर्ब होगा तो फिर वाटर एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ये स्वेल करेगा, फूलेगा। तो फूलेगा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से जो इंटाइन है, यहाँ दिखाई दे रही इंटाइन, जहाँ से कमज़ोर स्ट्रक्चर पड़ेगा वहाँ से ये बाहर होगी। तो इंटाइन कहाँ से बाहर होगी, याद रखेंगे, जर्म पोर से। स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, इंटाइन इमर्ज फ्रॉम द जर्म पोर से बाहर होगी, वही क्या होगा, पॉलन ट्यूब होगा। तो फिर से बता रहे हैं, याद रखेंगे, इस पॉलन कैन एब्जॉर्ब द सुगर, बोरान, वाटर फ्रॉम स्टिग्मा। तो स्टिग्मा से सुगर, बोरान और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से पॉलन स्वेल करेगा। तो फिर ये आपकी इंटाइन यहाँ से पॉलन जर्म पोर से बाहर आ जाएगी, इसी को हम क्या नाम देते हैं, पॉलन ट्यूब। तो देखिए, पॉलन एब्जॉर्ब सुगर, बोरान, वाटर फ्रॉम द स्टिग्मा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ बोरान इन
दिस पॉलन जर्मिनेशन, तो बोरान हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर और बोरान हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। याद रखें क्वेश्चन आता है, बोरान शुगर के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। देन इमर्ज पॉलन ट्यूब थ्रू द जर्म पोर, अब पॉलन ट्यूब निकल गई, कहाँ से, जर्म पोर से निकल गई। एंड बेस्ट टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज 20 to 30 degrees centigrade, and boron is essential for growth of pollen tube. And some of the cases calcium is also essential, but mostly boron is essential. तो calcium and boron is essential for growth of pollen tube, mostly boron. And longest pollen tube found in maize. मेज में, जिया मेज में सबसे बड़ी पॉलन ट्यूब, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब मिलती है। एंड पॉलन ट्यूब, नाउ पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा। अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा, अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा, अब स्टिग्मा को ये पेनिट्रेट करेगी, इसको, इससे अंदर आएगी, अंदर आएगी तो पूरा पॉलन ग्रेन का कंटेंट कहाँ चला आएगा, पॉलन ट्यूब में चलाएगा। तो कंटेंट मतलब साइटोप्लाज्म चलाएगा, उसमें दो न्यूक्लियस है, एक जेनेटिव न्यूक्लियस है और एक क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। याद रखेंगे आगे की तरफ क्या होगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल कौन करता है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी नाम देते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जेनेटिव सेल, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, फिर ट्यूब न्यूक्लियस सब कुछ चलाएगा पॉलन ट्यूब में, पूरा कंटेंट ये पॉलन ट्यूब में चलाया। तो ये हो गया पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब एक्चुअली है क्या, इंटाइन है, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टाइल अब होगा। पहले क्या हुआ कि जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन के बाद से स्टिग्मा को पेनिट्रेट करी, स्टिग्मा को पेनिट्रेशन के बाद से अब ग्रोथ देखेंगे, किसमें, स्टाइल में ग्रोथ देखेंगे। तो अब देखिए स्टाइल भी तीन तरीके की होती है। एक स्टाइल हालो होती है जो मोनोकाट्स में मिलती है, उसके बीच में कैविटी होती है, हालो स्पेस होता है, हालो मोनोकाट्स में मिलती है। सेमी सॉलिड कैक्टेसी फैमिली, कैक्टस में मिलता है। तो पहले क्या कहें, हालो होगी कहाँ, मोनोकाट्स में, सेमी सॉलिड कहाँ होती है, कैक्टेसी फैमिली में, सॉलिड कहाँ होती है, डाइकॉट्स में। तो सॉलिड है तो उसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट है। यदि हमारी स्टाइल, ये स्टाइल याद रखेंगे, स्टाइल सॉलिड है तो इसमें टिश्यू प्रेजेंट है। तो कौन सा टिश्यू, तो स्टाइल इज करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रांसमिशन टिश्यू। नीट में क्वेश्चन एक बार आया है, याद रखेंगे। तो ट्रांसमिशन टिश्यू इज द फीचर ऑफ सॉलिड स्टाइल। तो सॉलिड स्टाइल है तो इसमें आपको ट्रांसमिशन टिश्यू दिखाई देगा। तो ट्रांसमिशन टिश्यू को भी पेनिट्रेट तो करना पड़ेगा ना स्टाइल में। तो उसके लिए याद रखेंगे पॉलन ट्यूब का ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कैप, ये जो आपका टिप दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। दिस टिप ट्रांसपेरेंट एपिकल जोन, दिस इज द ट्रांसपेरेंट एपिकल जोन ऑफ पॉलन ट्यूब इज नोन एज द कैप्स ब्लॉक। इसको हम बोलेंगे कैप्स ब्लॉक। कैप्स ब्लॉक में क्या होगी, गोल्जी बॉडी। हम लोगों ने सेल में पढ़ा कि गोल्जी बॉडी का क्या काम है, सिक्रीशन। दिस गोल्जी बॉडी सिक्रीट द पेक्टिनेज एंड सेलुलेज एंजाइम। पेक्टिनेज डाइजेस्ट द पेक्टिन एंड सेलुलेज डाइजेस्ट द सेलुलोज। अब ट्रांसमिशन टिश्यू को, तो सेल वॉल में पेक्टिन और सेलुलोज है, तो पेक्टोसेलुलोज की लेयर है, तो पेक्टोसेलुलोज की लेयर को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, पेक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम। और ये कहाँ से सिक्रीट होती है, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी होती कहाँ है, कैप्स ब्लॉक में। कैप्स ब्लॉक है क्या, ट्रांसपेरेंट एपिकल जोन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म टू मेल न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, जो जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में आ चुकी है वो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो करके दो अनइक्वल साइज का मेल गैमेट्स बनाएगी। तो नेक्स्ट फिगर हम लोग देखते हैं। तो ये फिगर हो गया आपके पास। तो ये पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर हुआ। पॉलन ट्यूब में आगे की तरफ क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है, आगे की तरफ दिखाई दे रहा है ट्यूब न्यूक्लियस है। और जेनेटिव सेल डिवाइड कर दी, माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो माइटोसिस होने से टू अनइक्वल मेल न्यूक्लियाई बन गए, या दो अनइक्वल नॉन मोटाइल, याद रखेंगे, टू अनइक्वल नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। और पीछे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है,
वैक्यूल दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया वैक्यूलर रीजन, ये हो गया न्यूक्लियोलर रीजन, इसमें न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोलर रीजन हो गया, ये हो गया वैक्यूलर रीजन। ये पॉलन ट्यूब के रीजन्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब का, साइटोप्लाज्म आपको कहाँ आ गया, टिप पे ज़्यादातर। तो आपकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक, ये हम बाद में इसको भी डिस्कस करेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को। बट रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब एट टिप रीजन एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज द एपिकल ग्रोथ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट टाइम पॉलन ट्यूब इज ऑब्जर्व्ड बाय द अमीकी AMICI इन पर्टुलका प्लांट। पर्टुलका प्लांट में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था। एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर एक दिखाई दे रहा है, इधर आपको दिखाई दे रहा है कैलोस प्लग। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कैलोस प्लग। सोचिए कि इधर से आपका पूरा साइटोप्लाज्म, पूरा कंटेंट निकल के पॉलन ट्यूब में आ गया। अब पॉलन ट्यूब यदि यहाँ से दब जाती है, ऐसे दब जाए, तो पूरा कंटेंट फिर कहाँ चला जाता, पीछे चला जा सकता है, पूरा कंटेंट पीछे चला जाएगा। और ये यहाँ साइटोप्लाज्म निकल के चला आया है तो नॉन लिविंग रीजन हुआ, और यहाँ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है तो लिविंग रीजन हुआ। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इसके पास क्या होता है, कैलोस प्लग होता है। तो कैलोस प्लग बन जाता है। कैलोस प्लग से ये पूरा लिविंग रीजन और नॉन लिविंग रीजन दोनों को सेपरेट करता है। तो कैलोस इज नॉन लिविंग रीजन, लिविंग रीजन को सेपरेट करने का काम करता है। यदि पॉलन ट्यूब दबी तो फिर ये पूरा कंटेंट इधर वापस नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या होता है, कैलोस प्लग रहता है। तो इधर बातें हमने वैक्यूल हो गया, 2 अनइक्वल नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स हो गए, और ट्यूब न्यूक्लियस, ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ट्यूब न्यूक्लियस। फिगर देख लें। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट एक है, जनरली ईच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस ओनली अ सिंगल पॉलन ट्यूब। जनरली एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब निकलती है। तो जनरली ईच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस ओनली अ सिंगल पॉलन ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसाइफोनस कंडीशन। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से निकलती है, इसको बोलते हैं मोनोसाइफोनस कंडीशन, मोनोसाइफोनस कंडीशन। बट सम केसेस मोर देन वन पॉलन ट्यूब इमर्ज फ्रॉम सिंगल पॉलन ग्रेन। एक ही पॉलन ग्रेन से बहुत सारी पॉलन, एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब निकलती है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइफोनस कंडीशन। एंड पॉलीसाइफोनस कंडीशन रिपोर्टेड इन मेंबर ऑफ मालवेसी चाइना रोच फैमिली एंड कुकुरबिटेसी फैमिली। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं हम लोग, इन विट्रो pollen germination. Pollen germination on a glass slide containing a drop of 10% sugar solution with boric acid, calcium, magnesium and potassium salts. यदि हम शुगर सोल्यूशन के साथ बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं, तो फिर यदि उस सोल्यूशन में हम पॉलन को, इस सोल्यूशन को स्लाइड पे रख करके लैब में उस पर हम पॉलन रखें, तो आफ्टर 15 to 30 मिनट्स पॉलन ट्यूब विल बी ऑब्जॉर्ब टू कम आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन। ऐसे मेथड को हम बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसको हम लोग को प्रैक्टिकल भी करना है। बहरहाल इसमें हम लोग देखते हैं कि हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे कि शुगर, बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट का एक सोल्यूशन बनाएंगे। 10% शुगर होगा तो बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे, जिसको बोलेंगे जर्मिनेटिंग सोल्यूशन या जर्मिनेटिंग मटेरियल। उस जर्मिनेटिंग मटेरियल को हम लोग, तो देखिए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम लोग, ये दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये स्टामेन है, स्टामेन में ये हमारे पास आंथर हो गया और ये हो गया आंथर। आंथर में देखिए रप्चर किया है तो यहाँ से क्या निकले हैं,
पॉलन ग्रेन। ये मैच्योर आंसर हुआ और इससे निकला है पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन है। इस पॉलन ग्रेन देखिए पॉलन ग्रेन है, याद रखेंगे। और ये कवर स्लिप है, याद रखें कवर स्लिप है। अब हमने किया क्या है कि एक जर्मिनेटिंग सोल्यूशन बनाया। जर्मिनेटिंग सोल्यूशन में होगा क्या, शुगर होगा, बोरिक एसिड होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साल्ट होगा। सोल्यूशन बनाया, उस सोल्यूशन का एक ड्रॉप इस कवर स्लिप पर रख दिया, एक ड्रॉप हमने कवर स्लिप पे रख दिया। फिर उसके बाद से एक सॉफ्ट ब्रश से इस पॉलन को उस ड्रॉप पे हमने रख दिया। जो जर्मिनेटिंग सोल्यूशन था उस पे यहाँ से सॉफ्ट ब्रश से इस पॉलन ग्रेन को रख दिया। अब ये देखिए कैविटी स्लाइड है। ये पॉलन जर्मिनेशन के लिए स्पेशल स्लाइड होती है, इसको बोलते हैं कैविटी स्लाइड है। इस कैविटी स्लाइड है तो इस कवर स्लिप को हमने कैविटी स्लाइड पे रख दिया, कैविटी स्लाइड पे रख दिया। तो देखिए कैविटी स्लाइड पे रखा तो फिर ये जो ड्रॉप था वो हैंगिंग पोजीशन में आ गया। देखिए हैंगिंग ड्रॉप, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। अब इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए 15 टू 30 मिनट्स के बाद से, आधे घंटे के बाद से इसको ऑब्जॉर्व करेंगे तो इसमें से क्या दिखाई देगा हमको, पॉलन ट्यूब दिखाई देगी। इसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड ऑफ इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। ये हम लैब में करते हैं, इसे इसको इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन बोलते हैं। ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, पी में, चिकपी में, क्रोटोलेरिया में, बाल्सम में, विनका में, या प्रैक्टिकल बोर्ड के एग्जाम में भी आता है और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।